हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक इंतहाई अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुसाइड। और आज की वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। देखो, सुसाइड कहते हैं खुदकुशी को, अपने आप को ख़त्म करना या अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करना। तो इसको हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इसलिए पढ़ते हैं कि जब एक पर्सन सुसाइड तक पहुंचता है तो उससे पहले वो डिप्रेशन का शिकार होता है, वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम इसको इसलिए पढ़ते हैं कि एक पर्सन अगर उसके जहन में सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं या वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा। एक पर्सन अगर वो सुसाइड कर ले और उसके बाद जो है उसको किसी भी रीज़न की वजह से बचा लिया जाए तो किस तरह हमने उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना है, वो कौन कौन से अलामात हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये पर्सन जो है ये सुसाइड की तरफ जा सकता है। तो इन तमाम को हम इस सुसाइड यूनिट में पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं सुसाइड्स के, इसके बाद कौन कौन से काजिज हैं जो क्या करते हैं, जो एक सुसाइड की तरफ एक बंदे को लेकर जाता है, और एंड में फिर हम आपको बताएंगे कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है सुसाइड की। बाकी सुसाइड जो है उसकी डिफिनीशन, इसके बाद मेथड्स ऑफ सुसाइड और सुसाइड की अक्रेंस पाकिस्तान में कितनी है, तो ये तमाम डिटेल ऑलरेडी हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले अगर आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देख ले तो इस पार्ट को समझना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं सुसाइड यूनिट के सेकेंड पार्ट को। अब हमारे पास रिस्क फैक्टर सुसाइड के क्या है। डिप्रेशन एंड अनदर मेंटल डिसऑर्डर or a substance abuse disorder often in combination with other mental disorder। तो क्या है कि या तो डिप्रेशन है या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, जिस तरह सब्सटेंस एब्यूज हो गया, या एक पर्सन सीवियर एंजाइटी में होता है, या सिजोफ्रेनिया हेलुसिनेशन में होता है, जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होता है कि वो इस तरह के कंडीशन है जो आपको किस चीज़ की तरफ लेकर जाते हैं, आपको सुसाइड की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि इंसान बहुत कमज़ोर चीज़ है। जब डिप्रेशन हद से बढ़ जाता है और वो टाइम पे अपने डिप्रेशन को कोप नहीं कर पाता तो उसके जहन में ये सुसाइडल आइडिएशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। More than 90% of people who die by suicide have these risk factor। सही है, 90% से ज़्यादा लोग जो सुसाइड की वजह से मतलब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका रिस्क फैक्टर यही मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन हो गए, सब्सटेंस एब्यूज़ वगैरह हो जाए। सही है, तो यही क्या है सब्सटेंस एब्यूज़। आपको तो पता है, मतलब कोई बंदा बहुत ज़्यादा चर्स वगैरह पीता है, शराब वगैरह और मेडिसिन वगैरह ज़्यादा और लेता है, तो ये चीज़ें। सही है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट इन कम्बिनेशन विद अदर रिस्क फैक्टर सच एज डिप्रेशन। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है कि जॉब ना मिलना, जिस तरह बेरोजगारी आजकल बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, इसके साथ साथ डिप्रेशन वगैरह जब ये मिल जाते हैं तो ये भी क्या होते हैं, ये भी रिस्क फैक्टर है सुसाइड के लिए। However, suicide and suicidal behavior are not normal responses to stress. Many people have these risk factors but are not suicidal। देखो, स्ट्रेस की तरफ सुसाइडल थॉट्स वगैरह ये कोई नॉर्मल रिस्पांस नहीं है। सही है, अक्सर लोग डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन कभी भी वो सुसाइड की तरफ नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डिप्रेशन वगैरह भी आपको सुसाइड की तरफ लेकर जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन डिप्रेशन में होगा वो सुसाइड की कोशिश करेगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन सुसाइड से पहले डिप्रेशन जो है वो अक्सर लोगों को होता है। सही है, इसके बाद प्रायर सुसाइड अटेम्प्ट। आप एक पर्सन है, एक बंदा है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट पहले किया हो तो क्या है, वो ज्यादा रिस्क पे है कि वो फिर भी क्या करेगा, सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करेगा। सही है, तो प्रायर सुसाइड अटेम्प्ट जो है ये भी एक रिस्क फैक्टर है सुसाइड के लिए। इसके बाद
फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और सब्सटेंस एब्यूज, अगर इस तरह की कोई फैमिली हिस्ट्री है मेंटल डिसऑर्डर वगैरह की, कोई डिप्रेशन वगैरह में मेंटल डिसऑर्डर किसी फैमिली में आ रहा है जो जेनेटिक है, तो वो तब भी ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड भी हो सकती है, अगर फैमिली में पहले किसी ने सुसाइड वगैरह किया हो या सुसाइड अटेम्प्ट किया हो तो उसका बुरा असर जो है ना फैमिली मेंबर्स पे भी आ सकता है और वो भी ये कोशिश कर सकते हैं सुसाइड की। इसके बाद फैमिली वायलेंस इंक्लूडिंग फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज अगर होते हैं, अक्सर इस तरह होता है ना कि हस्बैंड अपने बीवी को मारता है, उस पे जो है ना जुल्म करता है, तो वो मजबूरन फिर क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। या इस तरह का फैमिली में अगर किसी जो है वायलेंस हो रहा है या फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, मारदार हो रही है या सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, तो फिर क्या होते हैं, फिर भी ये एक रिस्क फैक्टर होता है सुसाइड के लिए। फायर आर्म इन दी होम, द मेथड यूज इज इन मोर देन हाफ ऑफ द सुसाइड, अगर घर में कोई असलहा पड़ा हो और इजीली एक्सेसिबल हो किसी भी पर्सन के लिए, तो क्या हो जाता है, तो उस वजह से भी सुसाइड, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर सुसाइड थॉट्स आ जाता है, सोर्स सामने होता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, लोग सुसाइड कर जाते हैं। इसके बाद इनकार्सिरेशन, इनकार्सिरेशन कहते हैं कैद को, अगर आपने किसी को कैद में रखा हुआ है, पाबंदियां आपने बहुत ज्यादा उस पे लगा ली है, तो उससे भी तंग आके लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं। इसके बाद एक्सपोजर टू दी सुसाइडल बिहेवियर ऑफ अदर सच एज फैमिली मेंबर, पीर और मीडिया फिगर, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कि लोग ड्रामे टीवियों वगैरह में जो है ना सुसाइड वगैरह देख लेते हैं और फिर उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप देखा होगा जी, मोहब्बत में नाकाम हो के जो है ना सुसाइड कर लेता है, फिर उसके पीछे जो है ना वो महबूब रोता है, तो ये तो ड्रामों की चीज़ है, वो तो रियल नहीं होता, लेकिन लोग इससे बुरा असर लेके रियल लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं। तो जो सुसाइडल बिहेवियर थे आपके रिलेटिव्स वगैरह या फैम या आपके मोहल्ले में इस तरह का कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर जाता है, वो और मीडिया वगैरह जो है ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है किसी भी पर्सन के लिए कि वो सुसाइड कर जाए। अब हमारे पास है रीजन रिपोर्टेड फॉर अटेम्प्टिंग सुसाइड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से रोज लोग जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। एक तो इकानमी, तो वो पावर्टी है, तकरीबन 52% हमारे पास क्या है, पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बेरोजगारी और गुर्बत जो है 52% तक लोग जो है ना वो इसी के हाथों के कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। इसके बाद सोशल एक्सक्लूजन, सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से, सोसाइटी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग भी क्या करते हैं, 32% तक के लोग हमारे पास क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्या है कि या तो लोग उसे टॉर्चर करते हैं या जो है उन पे पाबंदियां वगैरह एक्स्ट्रा लग जाती है, इस तरह। इसके बाद फेल्यूर इन लव, तकरीबन 11% तक के जो हमारे पास लोग सुसाइड करते हैं वो क्या, वो रिलेशन लव में जो है ना फेल हो जाते हैं, मतलब उनका रिलेशन कामयाब नहीं हो जाता, ब्रेकअप वगैरह हो जाते हैं, तो वो 11% तक लोग क्या है हमारे पास, वो ये रीज़न है कि वो सुसाइड करते हैं। इसके बाद पुलिस टार्चर, तो तकरीबन 1% तक लोग जो है ना वो पुलिस टार्चर की वजह से क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। अक्सर पुलिस उसको फजूल में तंग करता है या जो है ना उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको फैमिली मेम्बर को किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके फैमिली मेम्बर को किसी को मार लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन में आके लोग क्या करते हैं, खुदकुशियाँ करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर के साथ लोग 3%, अक्सर हम देखते हैं ना कि ये पागल था, टेंशन डिप्रेशन वगैरह का शिकार था, तो ये जो है हमेशा कहता था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, तो वो क्या होते हैं, वो मेंटल डिसऑर्डर के साथ होते हैं, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन वगैरह का शिकार होते हैं। तो क्या होता है कि वो डिप्रेशन की वजह से भी वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद 1% जो है वो रिपोर्ट नहीं होते कि कब किया, कैसे किया, क्यों किया, बस वो सुसाइड होते हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते, उनका रीज़न रिपोर्ट नहीं होता कि ये क्यों किया इस बंदे ने। सही है। अब हमारे पास सुसाइड के अर्ली साइन कौन कौन से हैं, डिप्रेशन है, अगर एक पर्सन डिप्रेशन में है तो तब भी हमने उसकी इस डिप्रेशन को ट्रीट करने की कोशिश करनी है। इसके बाद स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ गिल्ट फीलिंग, अगर कोई कहे कि जी ये मुझसे मेरी वजह से हुआ, मुझे कुछ नहीं आता, जो नेगेटिव बातें करना अगर शुरू करे तो
इसके बाद टेंशन और एंजाइटी, अगर कोई पर्सन टेंशन में होता है, एंजाइटी में होता है, किसी चीज़ से वो डर रहा है, उस वजह से भी नर्वसनेस, नर्वसनेस इसको कहते हैं अगर एक किसी पर्सन के दिल में कोई डर है, वो किसी चीज़ से डरता है, नर्वसनेस उसमें है, तो भी वो क्या करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। इसके बाद इम्पल्सिवनेस, इम्पल्सिवनेस ये है कि एक पर्सन कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, छोटी सी मुश्किल अगर उसमें आ जाती है तो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचता है और जो है उसकी वजह से वो सोच में पड़ जाता है, डिप्रेशन वगैरह का शिकार हो जाता है, वो इम्पल्सिवनेस। सही है। तो ये क्या है, ये अर्ली साइन है। जो क्रिटिकल साइन है, जो हाई अलर्टिंग साइन है, वो क्या है, सडन चेंज इन बिहेवियर, स्पेशली कामनेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ एंजाइटी। उसको एंजाइटी थी, टेंशन में था, डिप्रेशन में था, एकदम से वो खामोश हो जाता है, बिल्कुल। तो जब वो खामोश हो जाते हैं मतलब अब वो खतरनाक स्टेज में है, अब वो कुछ कर सकता है अपने आप के साथ या किसी और के साथ। गिविंग अवे बिलोंगिंग, अटेम्प्ट टू गेट वंस अफेयर इन ऑर्डर। तो क्या है कि गेट्स वन अफेयर इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि इस तरह का पर्सन जो होता है वो लोगों के साथ ताल्लुकात या लोगों के साथ उसकी जो लेन देन है उसको ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पे उसने किसी का कर्जा देना हो या उसको किसी ने कर्जा देना हो, उसके पास किसी की अमानत पड़ी हो, उसकी अमानत किसी के साथ पड़ी हो, तो इन तमाम चीज़ों को वो सीधा कर लेता है, लोगों के पैसे दे देता है, उनसे जो चीज़ वो खुद अपनी ले लेता है और सारा सेटिंग सीट, क्योंकि उसके जहन में ये चल रहा है कि ये तमाम चीज़ें सेट करने के बाद बस मैंने खुद को ख़त्म कर देना है। और इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि वो जो एक इंडियन एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, तो उसने सुसाइड किया था। तो सुसाइड के बाद जो उसके जो है वो सर्वेंट्स वगैरह से पूछा गया कि आप लोगों को कोई इस तरह का साइन पता है कि आप लोग को पैसे थोड़ा अंदाजा था कि ये क्या होने जा रहा है, इसको क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं था, लेकिन उसने हमारे जितने भी पैसे उस पर बनते थे, जितनी भी तनख्वाह वगैरह बनती थी, सारों को उसने क्लियरेंस करवा दी थी। तो ये क्या है, ये एक क्रिटिकल साइन है कि इस तरह का लोग, अगर इस तरह का पर्सन एकदम से ये चीज़ें करने लग जाता है और डिप्रेशन वगैरह का भी शिकार होता है, तो आपने उस पर कड़ी नज़र रखनी है। फिर इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रेट टू कमिट सुसाइड, या जो है डायरेक्टली वो आपके सामने कहता है या इनडायरेक्टली वो क्या करता है, वो आपको थ्रेट दे देता है कि मैंने सुसाइड करना है, खुद को ख़त्म करना है, ये या वो। ठीक। इसके बाद डायरेक्ट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, और ये लास्ट क्या है कि वो सुसाइड का अटेम्प्ट करता है, मतलब टैबलेट जो है ढूंढता है, टैबलेट ले लेता है, सही है, मेडिसिन ओवरडोज जो हमारे पास है, या जो है खंबे वगैरह पे चढ़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या उसके हाथ में बंदूक वगैरह है, सही है। तो ये क्या है, ये फिर डायरेक्ट अटेम्प्ट है किस चीज़ का, सुसाइड का। तो ये क्रिटिकल साइन और अर्ली साइन ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता होने चाहिए। साइकाट्रिक सिम्टम जो हमारे पास सुसाइड के साथ एसोसिएट करते हैं, तो एक है हेल्पलेसनेस। अगर एक पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कंसीडर कर देता है कि बस मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हुआ, ये। इसके बाद इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी किसे कहते हैं कि एक पर्सन ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है एक चीज़ के बारे में। इसके बाद क्या है, एंजाइटी। अगर एक पर्सन एंजाइटी का शिकार हो जाता है, उसके जहन में डर आ जाता है, खौफ आ जाता है। इसके साथ साथ कमांड हेलुसिनेशन। कमांड हेलुसिनेशन क्या है, ये रॉन्ग कमांड होते हैं, बस उसके कान खुद ब खुद से बजते हैं कि आप ये कर जाओ, वो कर जाओ, ये और वो। तो ये क्या है, ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, हेलुसिनेशन वगैरह, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये भी रीज़न है किस वजह से कि ये साइकाट्रिक सिम्टम है जो हमें ये शो करता है कि ये पर्सन सुसाइड कर सकता है। कॉजेटिव फैक्टर्स में हमारे पास थ्योरीज ऑफ सुसाइड है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, बायोलॉजिकल थ्योरी है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी ये है कि डिप्रेशन वगैरह ये चीज़ें क्या करती है, आपको सुसाइड की तरफ लेकर जाती हैं। बायोलॉजिकल थ्योरी क्या है, आपके ब्रेन में चेंजेस आ जाती है, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या, जिसकी वजह से आप इतने एग्रेसिव हो जाते हो या इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ डिजीज़ की तरफ चले जाते हो कि क्या हो जाता है,
आप जो है सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद सोशियोलॉजिकल में तो आपको पता है, अगर पॉवर्टी है, आपको जॉब नहीं मिल रहा, सही है, या कोई आपको सेक्सुअली या फिजिकली अब्यूज कर रहा है, तो ये चीज़ें क्या है, ये वो थ्योरी है जो हमें क्या है, जो काजिटिव फैक्टर है सुसाइड के लिए। तो इस थ्योरीज को फिर आप डिटेल के साथ गूगल वगैरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इसके नाम का पता होना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, दूसरा बायोलॉजिकल और तीसरा सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सही है। अब सुसाइड में नर्सिंग कंसिडरेशन कौन कौन से होने चाहिए? अटेंड टू इश्यू ऑफ पेशेंट सेफ्टी, एसेस ट्रीटमेंट प्लान, सेटिंग अलायंस। आपने क्या करना होगा? पेशेंट की सेफ्टी को सही से, सेफ्टी की जो इश्यू है उसको सही गौर से आपने देखना होगा। इसके बाद आपने पेशेंट को अच्छे तरीके के साथ असिस्ट करना है, फिर उसके लिए प्लानिंग बना देनी है और प्लानिंग के मुताबिक आपने सेटिंग करके उसके जहन से वो सुसाइडल थॉट्स, इन चीज़ों को ख़त्म कर देना है। इसके बाद सोमैटिक ट्रीटमेंट जो है, तो उसमें क्या आता है? ECT यूज टू ट्रीट एक्यूट सुसाइडल बिहेवियर। आप लोगों ने सुना होगा कि पागल को करंट दिए, तो वो करंट क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी होती है, जिसमें शॉक दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, और ये एक्यूट सुसाइडल बिहेवियर जिन लोगों में होता है तो उनको ये शॉक दिए जाते हैं। बेंजोडाइजापीन मे रिड्यूस रिस्क बाय ट्रीटिंग एंजाइटी। हम जो है मेडिसिन बेंजोडाइजापीन भी यूज़ कर सकते हैं एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए? जो आप लोगों ने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वो भी हम ले सकते हैं। लिथियम जो एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट करता है वो भी हम दे सकते हैं। इसके साथ एंटी कन्वर्सेंट एजेंट जो फिट्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो हमारे पास क्या है? क्लोजाफिन। तो ये क्या है? ये वो तमाम मेडिसिन है जो किसी भी पर्सन के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, और वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो उसको सोसाइटी की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसके बाद साइको थेराप्यूटिक इंटरवेंशन क्या है? वाइडली यूज्ड एज हेल्पफुल फॉर सुसाइडल पेशेंट, एविडेंस इज लिमिटेड। जो साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन है तो वो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं इस तरह के पेशेंट, लेकिन क्या है कि एविडेंस बहुत कम है कि जी ये मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट इसने यूज किए, अब वो जो है ना सुसाइड की तरफ उसकी आइडिया नहीं जाता। तो ये एविडेंस जो है ये काफी कम अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। प्रोवाइड एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिली। आप पेशेंट को एजुकेट करोगे कि देखो, काउंसलिंग करोगे कि देखो आप अपने आप को ख़त्म ना करो, तकलीफ़ें ख़त्म होती है, डिप्रेशन को कोप करना है। फैमिली को भी आप टीच करो कि पेशेंट को सपोर्ट किया जाए, उस पर नज़र रखे, सुसाइड के तमाम सोर्सेज को ख़त्म कर दिया जाए, सही है। इसके बाद क्या है? मॉनिटर साइकाट्रिक स्टेटस एंड रिस्पांस टू ट्रीटमेंट। पेशेंट का साइकाट्रिक स्टेटस आप चेक करोगे कि वो जो डिप्रेशन के मेडिसिन ले रहा है, तो आया उसकी वजह से उसके साइकाट्रिक इशू ट्रीट हो रहे हैं, साइकाट्रिक डिजीज उसके ट्रीट हो रहे हैं, वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है, वो जो मेडिसिन ले रहा है, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े, तो आया इन मेडिसिन की तरफ उसका रिस्पांस पॉजिटिव है या नहीं। इसके बाद हमने क्या करना है? रीअसेस फॉर सेफ्टी एंड सुसाइड रिस्क फ्रीक्वेंटली। और हमने फ्रीक्वेंटली बार बार हमने देखना है कि ऐसा तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है जो इसको सुसाइड की तरफ लेकर जा सकता है, ऐसा तो कोई सोर्स नहीं बचा जिसके थ्रू ये सुसाइड कर सकता है। तो हमने इन चीज़ों को क्या करना है? इन चीज़ों को भी जज करना है, चेक करना है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुसाइड प्लान, रिस्क और रेस्क्यू इश्यूज। तो क्या है कि आप सुसाइड जो पर्सन कर ले तो उसके लिए प्लानिंग आपकी क्या होगी कि आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड यूज हुआ है सुसाइड का, टाइम का पता होना चाहिए, कितना टाइम हुआ इसका, इसने मेडिसिन लिए, सही है। प्लेस की कहाँ पे इसने वो मेडिसिन लिए, हॉस्पिटल साइड पे है, घर में है, कहीं दूर चला गया है, अवेलेबल मीन कौन कौन से है। मतलब ये है कि आपके पास सुसाइड के कौन कौन से इस तरह के सोर्सेज थे जिसने सुसाइड किया उसने। और दूसरा ये है कि जो आपके पास अवेलेबल मीन जिसके थ्रू आप इस पर्सन को बचा सकते हो, मेडिकेशन दे सकते हो,
सर्जरी कर सकते हो, स्टमक वॉश कर सकते हो, क्या कर सकते हैं आप। इसके बाद अरेंजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो आप इवेंट से जो आपने करना है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट आप दे देनी होगी। पहले आप मेडिकेशन दोगे या स्टमक वॉश करोगे या कोई इन्फ्यूजन लगाओगे, कोई प्रोसीजर करोगे, क्या करना है आप, सही है। तो इन तमाम को अपने सीक्वेंस में रखना है। ये क्या है, ये सुसाइड प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंपोनेंट ऑफ सुसाइड असेसमेंट, अगर किसी भी पर्सन को मैं असेस करूं कि उसके जहन में सुसाइडल तार जा रहे तो कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सुसाइड मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, अगर वो मुझे सुसाइड के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बताए या वो सुसाइड का बता दे कि वो इस तरह का कोई भी फैक्टर जो उसकी सुसाइड की तरफ लेकर जाता है, तो हमने उसको गौर से सुनना है, सही है। इसके बाद कंडक्ट अ थॉरो साइकाट्रिक एग्जामिनेशन आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर एंड डिस्टिंग्विश रिस्क फैक्टर विच कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम दोज विद विच कैन नॉट, सही है। तो एक क्या करना है, हमने साइकाट्रिक एग्जामिनेशन उसकी अच्छे से करनी है कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो उसको सुसाइड की तरफ लेकर जा सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर है जो उसको सुसाइड से बचा सकते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर है जिसका सुसाइड के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो ये हर एक चीज़ को हमने अच्छे तरीके के साथ जज करना है, एग्जाम करना है, सही है। आज डायरेक्टली अबाउट सुसाइड स्पेसिफिक सुसाइड इंक्वायरी, आप उससे पूछ सकते हो कि सुसाइड डायरेक्टली सुसाइड के बारे में भी आप पूछ सकते हो कि आप सुसाइड क्यों करना चाहते हो या आपने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया। इसके बाद डिटरमाइन लेवल ऑफ सुसाइड रिस्क लो, मॉडरेट, हाई, आपके पास लेवल ऑफ सुसाइड रिस्क लो है, मॉडरेट है, हाई है। मतलब ये है आप पेशेंट की बातचीत से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कि ये कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, कितना ज़्यादा जो है ना ख़तरा है इसके सुसाइड करने का। इसके बाद डिटरमाइन ट्रीटमेंट सेटिंग एंड प्लान, आपने जो है ये देखना है कि ट्रीटमेंट कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम, उसकी क्या सेटिंग होगी, उसके लिए क्या प्लानिंग होगी, और आपने क्या करना है उस तमाम असेसमेंट को डॉक्यूमेंट करना है, लिख देना है जो चीज़ आपने असेस की। अब सुसाइड असेसमेंट में हमने क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है रिस्क लेवल को कि ये कितना ज़्यादा रिस्क पे है, किस चीज़ के लिए, सुसाइड के लिए। द बेसिस फॉर द रिस्क लेवल, बेसिस कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से रिस्क हैं जो इसको सुसाइड की तरफ लेकर जा सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान फॉर रिड्यूसिंग, और उन रिस्क को आपने क्या सोचा है कि उस रिस्क को आप किस तरह कम करोगे, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान आपने बनाया है। तो ये चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट करनी है। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है कि 62-year-old रिसेंटली सेपरेटेड मैन एक्सपीरियंसिंग हिज फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। In spite of his denial of current suicidal ideation, he is at moderate risk for suicide because of his serious suicide attempt and his continued anxiety and hopelessness. मतलब ये है एक पर्सन आपके पास 62 ईयर एज पर्सन है, वो क्या है, उस मेजर डिप्रेशन का शिकार है, सही है। उसने एक सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, स्टिल भी वो होपलेसनेस है, एंजाइटी और डिप्रेशन है उसमें, तो वो सेकंड कर सकता है, सेकेंड अटेम्प्ट कर सकता है। तो इसलिए आपने उसको गौर से देखना और उसको गौर से असेस करना है। द प्लान इज टू हॉस्पिटलाइज दी विद सुसाइड प्रिकॉशन एंड मेडिकेशन कंसिडर ईसीटी, सही है। क्या है कि आपने इस तरह के मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करना है और उस पर कड़ी नज़र रखनी है कि वो तमाम सोर्सेज जो उसको सुसाइड की तरफ लेकर जाए आप उसको मिनिमाइज कर सको। ट्रीटमेंट में क्या आता है कि इमरजेंसी मेयर में बी नेसेसरी आफ्टर अ पर्सन इज अटेम्प्टेड सुसाइड, फर्स्ट एड, सीपीआर और माउथ टू माउथ ब्रीथिंग में बी रिक्वायर्ड। अगर कोई पर्सन इस तरह सुसाइड कर जाए या सुसाइड कर ले तो आप उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दोगे, जिस तरह सीपीआर हो गया, फर्स्ट एड हो गया, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग वगैरह हो गई, सही है। ये आपने उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देनी है। हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑफन नीडेड टू ट्रीट द रीसेंट एक्शन एंड प्रिवेंट फ्यूचर अटेम्प्ट्स। क्या है कि इस तरह के पर्सन को आपने हॉस्पिटलाइज इसलिए करना है, अगर वो कोई मेजर डिप्रेशन वगैरह का शिकार है तो क्या है कि उसकी सही से साइकाट्रिक ट्रीटमेंट की जाए ताकि नेक्स्ट टाइम ये सुसाइड अटेम्प्ट ना करे फ्यूचर में। दूसरा ये है कि अगर कोई भी इसने एकदम से एक्यूट केस है तो आप उसको हॉस्पिटल में इसलिए रखोगे कि उस पॉइजन वगैरह की वजह से जो उसके बॉडी में जो चेंजेस आए थे, जो इफेक्ट थे, वो आपके पास नॉर्मल हो जाए। इसके बाद साइकाट्रिक इंटरवेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और चूंकि हमने शुरू में पढ़ा कि डिप्रेशन इज मेन रीजन फॉर अ सुसाइड, तो साइकाट्रिक जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
इंपॉर्टेंट है किस चीज के, ट्रीटमेंट ऑफ सुसाइड में। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले, सही है। ये सोमेटिक ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ईसीटी हमारे पास इलेक्ट्रोकम्पल्सिव थेरेपी है, जो जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट या शॉक देते हैं। तो वो क्या है कि वो शॉर्ट टर्म रिडक्शन ऑफ सुसाइड, कि अगर एक पर्सन एक्यूट थॉट्स ऑफ सुसाइड के साथ हैं तो हम उसको ईसीटी के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। इसके बाद एंटी साइकाट्रिक मेडिसिन जिस तरह बेंजोडाइजापीन, तो ये क्या है कि ये एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो एंजाइटी की वजह से अगर वो सुसाइड करेगा तो हम एंजाइटी को हमने ट्रीट किया, अब वो सुसाइड की तरफ नहीं जा सकता। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हमने यूज करने हैं ताकि उसका क्या है, उसका डिप्रेशन वगैरह ट्रीट किया जाए। लिथियम एंड एंटी कन्वर्सेंट भी हम यूज करते हैं, जिसका क्या काम है, जो हमारे पास एंटी सुसाइड इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लिथियम जो है वो एंजाइटी को कम करता है, वो डिप्रेशन को कम करता है। एंटी साइकाटिक मेडिसिन हम यूज करते हैं, सही है। तो लिथियम का भी क्या है कि ये भी एंटी सुसाइड इफेक्ट इसका काफ़ी अच्छा होता है ना, ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद एंटी साइकोटिक जो हमारे पास मेडिसिन है, जो क्लोजापिन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसका भी क्या है, इसका भी सुसाइड में बहुत ज़्यादा, एंटी सुसाइड भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये स्लाइड आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंतहा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मेडिसिन हमारे पास किस सिम्टम के लिए हम यूज करते हैं, सही है। ये सारे के सारे एंटी साइकाटिक मेडिसिन है। तो जिस तरह हमने कहा कि साइकाट्रिक इश्यूज अगर किसी में आ जाती हैं, डिप्रेशन वगैरह जो उसको सुसाइड की तरफ लेकर जाती है, तो ये यूज करने से आप क्या कर सकते हो, आप उसके सुसाइड अटेम्प्ट को या सुसाइड के जो थॉट्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। अब हमारे पास प्रिवेंशन है। तो रिसर्च हैज शोन दैट मेंटल एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर आर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड, मे प्रोग्राम फ्री आल्सो फोकस ऑन ट्रीटिंग दिस डिसऑर्डर। जिस तरह शुरू से हमने पढ़ा कि मेंटल डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज जो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये दो ऐसे कंडीशन हैं जो पर्सन को सुसाइड की तरफ लेकर जाते हैं। अगर हम इन दो कंडीशन को प्रिवेंट करें तो हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टडी शोड दैट a type of psychotherapy called cognitive therapy reduced the repeated suicide attempt by 50% during a year of follow up। cognitive therapy इसे कहते हैं कि हम जब किसी पर्सन के सोच को चेंज कर ले, उसके थिंकिंग को हम सोचने के उसको हम चेंज कर ले, इसको कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। अब वो लोग जिसने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसके बाद जब आप उसकी कॉग्निटिव थेरेपी कर लेते हो, उसके सोच को चेंज कर लेते हो, उसको समझा देते हो कि जो डिप्रेशन इसको आप कोप करो, आप सुसाइड ना करो, इसका ये नुकसान, इसका वो नुकसान है, तो उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है और सुसाइडल थॉट्स उसके चेंज हो जाते हैं। तो 50% तक क्या है, वो लोग जिन्होंने अटेम्प्ट किया है एक दफा, उसके बाद जब आप कॉग्निटिव थेरेपी कर लेते हो तो 50% तक इस तरह के पेशेंट होते हैं जो फिर से इसकी अटेम्प्ट नहीं करते। A previous suicide attempt is among the strongest predictor for subsequent suicide, and cognitive therapy also helps suicide attempt consider alternative action when thought of self-harm raise। सही है। और cognitive therapy उसको ये भी कहता है कि एक दफ़ा आपने सुसाइड का कोशिश की थी, इसके बाद अगर आपको कोई डिप्रेशन आता है तो आपने किस तरह उस थॉट्स या चेंजेस को या वो आपकी जो सोचना वगैरह है, आप उसको किस तरह चेंज कर सकते हो। पहले वो डिप्रेशन में था ना, तो एंड रिजल्ट क्या आया, एंड रिजल्ट यह है कि उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। इस दफ़ा अब जब आप कॉग्निटिव थेरेपी कर लेते हो और वो डिप्रेशन में होता है, तो वो अपने डिप्रेशन को कम करने की कोशिश कुछ इस तरह करता है जिससे उसको नुकसान नहीं होता। प्रोग्नोसिस हमारे पास क्या है कि सुसाइड अटेम्प्ट एंड थ्रेट शुड ऑलवेज बी टेकन सीरियसली। आपने क्या करना है, अगर कोई पर्सन इस तरह का है कि मैंने खुदकुशी करनी है, या कोई पर्सन अगर इस तरह खुदकुशी करने की कोशिश करे, तो हमने इसको लाइट नहीं लिया बल्कि इसको सीरियस हमने लेना है, इसको अटेंशन देनी है, सही है। क्योंकि इसमें कोई भी चांस आपको फिर नहीं मिलता अगर एक पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट कर जाता है। About 1/3 of people who attempt suicide will repeat the attempt within 1 year, and about 10% of those who threaten or attempt suicide eventually do kill themselves। देखो, एक पर्सन, एक 3 में से लेके एक पर्सन
मतलब 1/3 ऑफ लोग इस तरह हैं कि जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो उसी साल दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट करके अपने आप को ख़त्म कर दे, और 10% तक के इस तरह के लोग हैं जो आपको कहते हैं मैंने सुसाइड करना है और आपको थ्रेट करते हैं और फिर सुसाइड कर जाते हैं। तो इसलिए वो पर्सन जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो या वो पर्सन जो आपको सुसाइड के बारे में कहता है कि मैंने सुसाइड करना है या थ्रेट करता है आपको, तो आपने उसको सीरियस लेना है, क्योंकि इस तरह के लोग पे सुसाइड कर जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट। जो सुसाइडल अटेम्प्ट हो उसी के मुताबिक कॉम्प्लिकेशन होगी। मिसाल के तौर पे किसी ने अपने आप को फायर किया है, पेट में गोली मारी है, तो क्या है उसका इंटेस्टाइन खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, पेनक्रियास खराब हो सकता है। इस तरह अगर कोई बोन वगैरह पे गोली लग जाए तो बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर जो है कोई बंदा क्या करते हैं हैंग हो जाए, मतलब खुद को फांसी वगैरह दे दे, तो क्या हो जाता है खुद को लटका दे तो उसके रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, फ्रैक्चर थ्रोट या नेक फ्रैक्चर वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशन है सुसाइड की वो डिपेंड करता है आपके मेथड्स पे या अटेम्प्ट पे जो आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। और लास्ट में जो मैसेज है तो वो क्या है? अ पर्सन हु थ्रेटन और अटेम्प्ट सुसाइड मस्ट बी एवेलुएटेड इमीडिएटली बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। जो पर्सन सुसाइड कर ले या सुसाइड करने की कोशिश कर ले और बच जाए तो आपने डायरेक्टली उसको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट को दिखाना होगा। नेवर इग्नोर अ सुसाइड थ्रेट और अटेम्प्ट। कभी भी सुसाइड थ्रेट या सुसाइड अटेम्प्ट को कभी भी इग्नोर ना करें। किसी ने खुदकुशी की कोशिश की या उसको आपको पता चला कि वो खुदकुशी करने वाला है तो इसको कभी भी आप इग्नोर ना करें, क्योंकि इस तरह पर्सन ये चीज़ कर जाता है। तो आपने क्या करना है? इस तरह के पर्सन पे आपने कड़ी नज़र रखनी है और इसको सुसाइड से बचाना है। तो ये सुसाइड का यूनिट था मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। इसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में आप लोग हमें बता सकते हैं कि इस वीडियो का आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।